बाबा केदारनाथ की जय हो। प्यारे बच्चों, मैं विपिन संगम एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जिता कर रहूंगा दोस्तों। बस थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए, थोड़ा मेहनत मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ की नगरी में केदारनाथ सीरीज को। आगामी जो परीक्षा आने वाली है उन सभी के लिए दोस्तों हम इसको शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो पसंद है वही मत करो। दोस्तों, जो पसंद है सिर्फ वही मत करो, जो करना पड़ेगा उसे पसंद करो। ये आपको बात अपने जीवन में उतारनी है कि जो पसंद है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे तो यही पढ़ना पसंद है, बस यही करना है। नहीं, जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसकी हमें जरूरत है दोस्तों, उसी को हमें अपनी पसंद बना लेना चाहिए। उसी को हमें क्या बना लेना चाहिए? अपनी पसंद बना लेना चाहिए। तभी कहते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर कदम ऐसा चल कि पैरों के निशान बन जाए, और हर कर्म ऐसा कर कि महान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं आराम से, मगर जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए दोस्तों। यहाँ पर आज देखते हैं उत्तराखंड की केदारनाथ सीरीज में। इसमें हम रिवीजन क्लास दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब? आप भी जल्दी जल्दी टाइप करते जाइए दोस्तों। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब? जब राज्य का गठन होगा दोस्तों। राज्य का गठन कब होगा? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात समझनी है इस प्रकार से। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए, मुझे भी पता चल जाए दोस्तों आपको कितना ज्ञान है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए बच्चे, देखते हैं कितना ज्ञान है, कौन बताता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है दोस्तों, और वो है अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है 124 के अनुसार। और दोस्तों बस यहाँ पर पहले वाले दो अंक को आगे पीछे कर दीजिए, पहले दो लिख दीजिए, बाद में एक, चार ज्यो का त्यों। दोस्तों 214 के अनुसार होता है हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालय का गठन। कहाँ पर होता है? प्रत्येक राज्य में होता है। और एक न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हो सकता है। दोस्तों आपको ये ट्रिक याद रखनी है। 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, 214 के अनुसार हाई कोर्ट। उत्तराखंड में भी 214 के अनुसार हाई कोर्ट की स्थापना हुई कब? 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों कहां पर हुई? नैनीताल में। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है नैनीताल। दोस्तों कौन से नंबर का है? 20वां। 20वां उच्च न्यायालय कहां पर बना था दोस्तों? उत्तराखंड के नैनीताल में। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे से और समझनी है दोस्तों, सभी बच्चे इसको लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिए। वर्तमान, वर्तमान दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखनी, वर्तमान में कुल न्यायाधीश, वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी बता दीजिए आप। वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं? 9 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश है और 8 अन्य न्यायाधीश है दोस्तों। एक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, 8 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद दोस्तों आपको समझना है कि जब ये राज्य, जब उत्तराखंड राज्य बना था उसी दिन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तब दोस्तों इसमें 7 न्यायाधीश रखे गए थे, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद दोस्तों 2003 में, 2003 में एक बढ़ोतरी की गई। 2003 में दोस्तों कितने हो गए? 2003 में ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 9, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश। दोस्तों इसके बाद एक बहुत अच्छी सी और जानकारी आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। इस उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा आपको दोस्तों ए देसाई। पूरा नाम है उनका अशोक अभेंद्र देसाई, अशोक अभेंद्र देसाई या ए देसाई। ये कौन है दोस्तों? उस उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में कौन है? विपिन सांघी। कौन है दोस्तों? विपिन सांघी। नोट करते जाइए बस दोस्तों। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से सुपर फास्ट तरीके से मैं आपको उत्तराखंड का रिवीजन कराने वाला हूं। बस बने रहिए और बस मेरी इतनी सहायता कर दीजिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को पहुंच सके। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। वर्तमान में कौन है दोस्तों? विपिन सांघी। ये और एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए दोस्तों आप, कि यहाँ पर विपिन सांघी जो वर्तमान में
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड हाई कोर्ट के, इनको शपथ किसने दिलाई दोस्तों? उनका नाम जरा टाइप कर दीजिए, शपथ किसने दिलाई। बिल्कुल सभी बच्चे यहाँ पर सही उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं दोस्तों। कौन दिलाते हैं? राज्य के, संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। और उत्तराखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी है। तो इनको शपथ किसने दिलाई दोस्तों? गुरमीत सिंह जी ने दिलाई। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न सारे जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? पता चल गया हमें कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल दिलाते हैं। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह ने विपिन सांघी को क्या दिलाई? शपथ दिलाई दोस्तों। यहाँ पर 2000 में राज्य गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। वर्तमान में 2003 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 9। इनमें यहाँ भी एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और यहाँ भी आज भी एक मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, ये भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना? भारतीय गणतंत्र का दोस्तों कौन सा राज्य बना था? ये 27वां राज्य बना था। और क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों कौन सा है? ये 18वां राज्य है। अगर मैं पूछूं आपसे उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर है। यानी यहाँ पर 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.69% क्षेत्रफल है ये। इसको भी आपको यहाँ पर इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों आपसे, इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छे से जानकारी इसको रिवाइज करना है, जितनी बार आपका रिवाइज हो जाए। ये गणतंत्र का 27वां राज्य और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है दोस्तों? 18वां राज्य। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से देश है? मैं यहाँ पर आपके सामने उत्तराखंड का एक मैप बना देता हूँ, बस आपको समझने के लिए बनाना है दोस्तों। यहाँ पर ये उत्तराखंड के जब हम मैप की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ कुछ इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड बन के आता है। इसकी संपूर्ण जानकारी बस आपको अभी मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना है, ये दिशा होती है दोस्तों पूर्व और ये दिशा होती है दोस्तों उत्तर। हमारे उत्तराखंड के नक्शे की बात हम कर रहे हैं। पूर्व के पश्चिम, पूर्व के ऑपोजिट कौन सी दिशा होती है दोस्तों? पश्चिम होती है। और पश्चिम उत्तर के दक्षिण होती है। बस यहीं से आपको सारा समझ जाएगा। ये उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश उत्तर में कौन है दोस्तों? चीन। और चीन तिब्बत है दोस्तों। बहुत अच्छा, आप समझ गए। पूर्व में कौन है दोस्तों? नेपाल है। पूर्व में कौन है? नेपाल है। पूर्व में नेपाल है, तो हम ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो देश है दोस्तों। यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी, यहाँ पर चमोली आ जाएगा। इसके बाद चमोली के बाद यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ आ जाएगा। अगर मैं आपसे आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बत या चीन को कितने जिले छूते हैं उत्तराखंड के? 3। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। नोट करते जाइए। इसके बाद नेपाल को कौन छूता है दोस्तों? पिथौरागढ़। और यहाँ पर आ जाएगा एक जिला और, चंपावत। चंपावत। तो इस प्रकार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 5। कई बार डीएलएड में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है ये प्रश्न कि उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा को कितने जिले छूते हैं। वो कितने हैं? 5 है। 3 तिब्बत को और 2 नेपाल को छूते हैं दोस्तों। नेपाल कौन सी दिशा में है? पूर्व में। चीन तिब्बत कहाँ पर है? उत्तर में है दोस्तों। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा सा प्रश्न आपको जानना है, यहाँ पर कि पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है, पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है दोस्तों जो 2 देशों की सीमाओं को छूता है। 2 देशों की सीमा को छूता है। और दोस्तों यहीं पर एक दर्रा है, यहीं पर एक दर्रा है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? उस दर्रे का नाम भी आप जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। लिपुलेख दर्रा है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा एक अंतरराष्ट्रीय दर्रा है दोस्तों, जो 3 देशों में स्थित है। 3 देशों की सीमा को छूता है। तिब्बत को भी छूता है, नेपाल को भी और भारत को भी। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 16-17 जून 2013 को हमारे यहाँ पर बाढ़ आई थी उत्तराखंड में। कहाँ पर आई थी? मंदाकिनी नदी में आई थी, जो केदारनाथ से निकल करके केदारनाथ धाम के पास से होकर के गुजरती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। किस नदी में? अलकनंदा नदी में मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर जब वो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के कारण यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो यहीं से होती थी दोस्तों पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा। यहीं से क्या होती थी दोस्तों? कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से होती थी, लिपुलेख दर्रे से दोस्तों। जब से फिर ये बाद में कहाँ से होने लगी? सिक्किम के नाथुला दर्रा से। और मुख्य रूप से अब दिल्ली से होती है दोस्तों।
यहाँ पर तो अब तो नई नई टेक्निक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये पता हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से देश है, दो, चीन और नेपाल। यहाँ पर चीन को 3 जिले छूते हैं और नेपाल को 2 जिले छूते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितने जिले छूते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जिला को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 5 जिले छूते हैं। एक आपको और बहुत अच्छा सा बता देता हूँ, इधर पश्चिम की जब बात करते हैं तो दोस्तों इधर हिमाचल प्रदेश है, जब इधर की बात करते हैं दोस्तों तो इधर उत्तर प्रदेश है। किधर है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तरकाशी और यहाँ पर पड़ता है उधम सिंह नगर दोस्तों, यहाँ पर उधम सिंह नगर पड़ता है उत्तराखंड का। इसको भी आपको समझना है कि यहाँ पर ये एक जिला ऐसा, ये और ये उत्तरकाशी और ये एक ऐसा जिला है दोस्तों। उत्तर उधम सिंह नगर भी एक देश और एक राज्य को छूता है, देश को नेपाल को छूता है और राज्य को उत्तर प्रदेश को छूता है। उसी प्रकार से उत्तरकाशी भी एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो एक देश को भी छूता है और एक राज्य को भी छूता है। राज्य को किसको छूता है, हिमाचल प्रदेश को, और देश को चीन को छूता है। ये उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर दोनों ऐसे हैं दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर देहरादून एक, यहाँ पर दोस्तों क्या पड़ता है, देहरादून। देहरादून एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो 2 राज्यों की सीमा को छूता है, जो कि 2 राज्यों की सीमा को छूता है, एक हिमाचल प्रदेश को और दोस्तों उत्तर प्रदेश को। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। यह हो जाता है दोस्तों हरिद्वार। यहाँ पर इतने, इसके बारे में इतनी ही जानकारी भी यही रखते हैं दोस्तों, बस इनको आप नोट करते जाइएगा, बस नोट्स बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, ये लिपुलेख दर्रा तिब्बत के किस क्षेत्र को भारत से जोड़ता है, और लिपुलेख दर्रा नेपाल के किस क्षेत्र को भारत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों तिब्बत के बालाकोट पुरंग शहर को कहाँ से जोड़ता है, भारत से जोड़ता है, भारत अर्थात उत्तराखंड से जोड़ता है दोस्तों। नेपाल के दारचूला जिले की ब्यास गांव पालिका को जोड़ता है दोस्तों। नाम क्या है, ब्यास गांव पालिका को, ये कहाँ पड़ता है, दारचूला जिले की, नेपाल के दारचूला जिले की ब्यास गांव पालिका को जोड़ता है, कहाँ से, भारत से जोड़ता है दोस्तों। फिर एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा यहाँ पर देखिए, ये एक प्रश्न बहुत ही अच्छा सा, इसको भी आप नोट बना लीजिए। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्व की दिशा है। और यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ इधर निकला हुआ क्षेत्र है, ये हमारा नक्शा उत्तराखंड का कुछ इस प्रकार से है यहाँ से। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है, ये पीछे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कई बार, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है, कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दर्रा क्या होता है, दर्रा क्या होता है, मैं इसको भी बता देता हूँ दोस्तों। जब 2 पहाड़ों के बीच, 2 पर्वतों के बीच अधिक क्षेत्र होता है तो उसको कहा जाता है दोस्तों घाटिया, या घाटी कहा जाता है। और 2 पर्वतों के बीच जब बहुत छोटा रास्ता होता है जिसमें केवल पैदल ही आया जाया जा सकता है, किसी संसाधन के द्वारा नहीं जाया जाता, केवल पैदल ही आर पार हुआ जाता है, तो ऐसे संकरे रास्ते को, ऐसे जटिल रास्ते को दर्रा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पास कहा जाता है दोस्तों, और तिब्बती भाषा में इसको ला कहा जाता है दोस्तों। आपको पता है बहुत ही 2 पर्वतों के बीच, 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसा रास्ता जो बहुत जटिल हो, संकरा हो, कठिन हो, जिसमें केवल पैदल ही आया जाया जा सकता हो, उसी को दर्रा कहा जाता है दोस्तों। इस बात को आपको समझना है। पूर्वी दर्रा सबसे कौन सा है, यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, देखिए लिपुलेख दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, इसमें दोस्तों हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, या हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों। आपको पता है एक प्रश्न यहाँ पर जीएस का और बन सकता है, आपसे बताइएगा मुझे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या पर्वतमाला कौन सी है। जल्दी जल्दी टाइप कर दिए, पता चलते हैं देख कौन कौन इसका उत्तर देता है दोस्तों। बिल्कुल अरावली है दोस्तों, अरावली। अरावली कहाँ पड़ती है दोस्तों, राजस्थान में पड़ती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, हिमालय। अर्थात मेरा मतलब ये था दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी भारत के अंदर राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी भारत में है, कहा, हिमालय में है दोस्तों। ये भी आपको उत्तर याद रखना है। इसके बाद दोस्तों लिपुलेख दर्रा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 5334 मीटर दोस्तों, मीटर है, 5334 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इसके बाद पंचेश्वर बांध कहाँ बन रहा है, पंचेश्वर बांध दोस्तों कहाँ बन रहा है, आप सभी को पता है। जब मैं काली नदी तंत्र बताऊंगा तब वो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। यहाँ पर काला पानी
एक नदी है दोस्त, काला पानी एक झील है, काला पानी गाड़। ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। और काली नदी दोस्तों यहाँ पर इधर से इधर से दोस्तों गोमती नदी निकल करके आती है। गोमती नदी कहाँ से आती है? सरमूल से निकल करके आती है। और इधर से दोस्तों सरयू नदी आती है। सरयू नदी क्या है दोस्तों? आपको पता है, ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर बसा है दोस्तों। यहाँ से फिर ये नदी यहाँ निकल जाती है। और ये दोस्तों यहाँ पर ये नदी काली नदी ये है। इधर से कौन सी नदी है दोस्तों? सरयू नदी। सरयू नदी और काली नदी के संगम पर यहीं पर पंचेश्वर बांध बन रहा है दोस्तों। काली गोरी नदी के संगम पर क्या है दोस्तों? जौलजीबी मेला लगता है पिथौरागढ़ में। तो ये पंचेश्वर बांध बन रहा है दोस्तों। ये बहुत अच्छे से समझना, इसके बारे में इतने पॉइंट आपको मिलने वाले हैं आज, आप बस समझ जाइएगा। ये पंचेश्वर बांध कहाँ बनना है दोस्तों? ये यहाँ पर पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, पंचेश्वर बांध सरयू और काली नदी के संगम पर। दोस्तों यहाँ पर ये भारत और नेपाल की विद्युत सह परियोजना है। इसकी भारत और नेपाल की विद्युत सह परियोजना है, काली नदी पर बन रहा है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 6480 मेगावाट। 6480 इसकी मेगावाट क्षमता है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये प्रस्तावित है दोस्तों, बन रहा है। यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूं कि कब से बन रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2018 से। दोस्तों कब तक बन जाएगा, कब तक बनेगा, ये दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए, 2026 तक। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब करेगा? बिजली उत्पादन। दोस्तों बिजली उत्पादन जो लक्ष्य रखा गया है इसका, बिजली उत्पादन करेगा दोस्तों ये 2028 तक। तो प्रस्तावित है दोस्तों, इसको एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पंचेश्वर बांध कहाँ बनना है, किस किस की ये विद्युत सह परियोजना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर कब से बन रहा है, 2018 से 2026 तक बनकर तैयार होगा, 2028 में ये बिजली उत्पादन करेगा। दोस्तों यहाँ पर इसके संबंध में जिस परियोजना के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो पंचेश्वर बांध के साथ साथ 3 परियोजना है दोस्तों। इस परियोजना में 3 डैम बन रहे हैं। एक पंचेश्वर बांध परियोजना आपको पता चल गया कहाँ पर है, काली और सरयू नदी के संगम पर। एक है दोस्तों रूपालीगौड़ डैम। ये रूपालीगौड़ डैम भी पिथौरागढ़ में ही बन रहा है, काली और रूपालीगौड़ नदी के संगम पर। तो रूपालीगौड़ नदी कहाँ दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। और दोस्तों ये पूर्णागिरि डैम है, ये भी काली नदी पर बन रहा है। ये 3 परियोजना एक साथ बन रही है। और दोस्तों इसको आपको समझना है कि ये पंचेश्वर बांध जो है, पंचेश्वर बांध रूपालीगौड़, पंचेश्वर बांध से रूपालीगौड़ जो डैम है उसकी जो दूरी है दोस्तों वो 25 किलोमीटर है। पंचेश्वर बांध से ये रूपालीगौड़ डैम 25 किलोमीटर है। और पंचेश्वर बांध से पूर्णागिरि जो डैम है ये 80 किलोमीटर है दोस्तों, 80 किलोमीटर है। इसके बारे में दोस्तों मुझे लगता है कि रिवीजन क्लास में इतना बहुत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ नई सी चीज के। उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं। दोस्तों एक बार इसको आप शेयर भी करते जाइए और इसको कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छा लगता है। दोस्तों प्राकृतिक सीमाओं की बात करते हैं, जब प्राकृतिक सीमा में सबसे पहले हमने अभी अभी आपको नक्शा बताया था, इसका उत्तर दोस्तों यही हो जाएगा। बस यहाँ समझ जाइए आप। जब मैं बात करता हूँ प्राकृतिक सीमाओं की, प्राकृतिक सीमा की जब बात करते हैं तो दोस्तों ये दिशा कौन सी है? पूर्व, ये उत्तर। मैं वहीं पर दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, वहीं पर और अच्छा रहेगा। ये आप इसको लिख दीजिए बस इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर है। ये दिशा कौन सी है दोस्तों? उत्तर है। प्राकृतिक सीमाओं का अर्थ आपको समझना है। प्राकृतिक सीमाएं जो है दोस्तों भूमि संबंधित है, ये इसको आपको समझना है। ये दिशा कौन सी है दोस्तों? उत्तर है। और ये दिशा कौन सी है दोस्तों? पश्चिम है। और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण है। तो यहाँ पर आपको समझना है उत्तर में क्या है? प्राकृतिक सीमाओं में हिमालय, इसको कहा जाता है प्राकृतिक सीमाएं। जब आपसे पूछे प्राकृतिक सीमाएं क्या है उत्तराखंड की, राज्य की, तो उत्तर में हिमालय, पूर्व में काली नदी, पूर्व में क्या है दोस्तों? काली नदी है। पश्चिम में क्या है दोस्तों? आपको पता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए एक नदी बहती है जिसका नाम है टॉन्स नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो टॉन्स नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों ये? इसका भी आपको पता है,
ये यमुना की सहायक नदी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना से ये 2.5 गुना जल लेकर के आती है दोस्तों, 2.5 गुना जल लेकर के आती है। तो आपको यहाँ पर ये समझ जाना है कि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दक्षिण पूर्व पूछे, दक्षिण में पूछे, दक्षिण पश्चिम में पूछे, तो यहाँ पर कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य है। इसी को कहा जाता है राज्य की प्राकृतिक सीमाएं। दोस्तों एक बार इसको आप शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दोस्तों ये तो राजनीतिक थी, क्षमा चाहता हूं आपसे, ये तो राजनीतिक थी। यहाँ पर इधर कौन सा है दोस्तों? तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। अब मेरा एक से एक आपसे और प्रश्न है, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए दोस्तों। पाताल तोड़ कुएं कौन से क्षेत्र में, कौन से भौगोलिक विभाजन के क्षेत्र में पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं भी कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। ये प्राकृतिक सीमाओं में यहाँ पर कौन है दोस्तों? टोंस नदी है, पूर्व की तरफ काली नदी है, उत्तर की तरफ हिमालय है, और दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ कौन है? तराई क्षेत्र है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं। उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाओं का मतलब क्या है? राज्य को कौन कौन से देश व राज्य स्पर्श करते हैं। इस चीज का आपको उत्तर पता हो गया दोस्तों। राजनीतिक सीमा में यहाँ पर दो देश स्पर्श करते हैं, दो देश स्पर्श करते हैं दोस्तों, और दो राज्य स्पर्श करते हैं। बहुत ही आसान है, दो राज्य स्पर्श करते हैं। देश का आपको पता चल गया दोस्तों, चीन स्पर्श करता है और नेपाल स्पर्श करता है। देश में हिमाचल प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश स्पर्श करते हैं दोस्तों। यहाँ पर चीन 3 जिलों को स्पर्श करता है। किस किस को करता है? उत्तरकाशी, चमोली और यहाँ पर पिथौरागढ़ को करता है। नेपाल पिथौरागढ़ और चंपावत को करता है। तो 5 जिलों को हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य है। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है दोस्तों, पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 देशों की सीमा को छूता है, नेपाल को भी और चीन को भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद गढ़वाल का द्वार क्या है? जल्दी जल्दी आप भी टाइप कर दीजिए। गढ़वाल का द्वार क्या है दोस्तों? कोट द्वार। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकता है। कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। इसके बाद कुमाऊं का द्वार कहाँ पड़, क्या है? काठ गोदाम है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? नैनीताल में पड़ता है। और नैनीताल कौन से मंडल में पड़ता है दोस्तों? कुमाऊं मंडल में पड़ता है। इसलिए तो हमने पूछा कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सीमा वाला राज्य बताइए। यहाँ पर उत्तराखंड को जो सर्वाधिक सीमा से छूता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा वाला कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद राज्य में पर्वत, ये डेटा बहुत ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। स्टार बना करके लिख दीजिए कि राज्य में पर्वतीय भाग 86.07% है। मैदानी भाग दोस्तों 13.93% है। ये 6.07 राज्य में पर्वतीय भाग है। मैदानी भाग कितना है दोस्तों? 13.93। और गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल मंडल कितने भाग में फैला है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड 2 मंडल में फैला हुआ है दोस्तों, 2 मंडल में विभाजित है। इसको कहा जाता है गढ़वाल मंडल, इधर वाले को इसको कहा जाता है कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं तो बड़ा है, यहाँ पर 6 जिले आते हैं। तो गढ़वाल मंडल कितने भाग में है? 60.87% में, 60.87% में दोस्तों। कुमाऊं मंडल कितने भाग में है? 39.33% में, 39.33% में दोस्तों कुमाऊं मंडल। ये डेटा भी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। राज्य के किस जिले से, ये कुछ प्रश्न है दोस्तों 10 के आसपास, इनको भी जल्दी जल्दी देखते हैं कि राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? किससे? पिथौरागढ़ के। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आपको पता है सोमचंद ने की थी। राजबोंगा का किला भी बनवाया था चंपावत में दोस्तों। इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। बताइए किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए? मैंने कल की कक्षा में बताया था आपको, ऐतरेय ब्राह्मण में। और दोस्तों आपको पता है इनमें से कुछ भी नहीं जिक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला। ये आपके उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस में क्या उत्तर है? चमोली है। कितना है दोस्तों? 80-30 इसका क्षेत्रफल है।
और शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? मैनाक पर्वत है। शिवालिक श्रेणी का नाम क्या है? मैनाक पर्वत है। आपको पता है दोस्तों, नर पर्वत इधर है, नारायण पर्वत इधर है, और इधर गंधमादन पर्वत है। दोस्तों कौन सा? गंधमादन पर्वत। गंधमादन, ये वाला पर्वत। नर नारायण पर्वतों के बीच में कौन है दोस्तों? बद्रीनाथ। नारायण और गंधमादन पर्वतों के बीच में कौन है दोस्तों? फूलों की घाटी। कौन है? फूलों की घाटी। इस बात का आपको पता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लिसा कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? किससे होता है दोस्तों? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों, यहाँ पर इतने ही प्रश्न थे दोस्तों आज की परीक्षा में। रिवीजन क्लास कैसी लग रही है दोस्तों आपको? मैं आपको कितनी वीडियो दिन में दूं, बस कमेंट आपका मुझे बताएगा। और यदि आपका कमेंट दोस्तों बढ़िया आता है तो दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और भी ज्यादा ज्यादा वीडियो डालूंगा। बस आप इसको शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए। मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। दो पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करता हूं कि बच्चे कभी यहाँ पर जीवन में हर मोड़ पर लाचार होगा, कभी इसका कभी उसका उद्धार होगा। सच बात तो यह है दोस्तों कि जीवन उसका रसदार होगा जिसको पुस्तकों से प्यार होगा। इसलिए आप पुस्तकों से प्यार कीजिए, जीवन को रसदार कीजिए। मिलते हैं। जय बाबा केदारनाथ।